हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे जिनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य आपको पता होगा, भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। हालांकि वो बाबर हुमायूं के समय में उतना सशक्त और विशाल नहीं हो पाया था। अकबर के समय में वो ज़्यादा फैला और ज़्यादा विशाल हुआ। और अकबर के बाद फिर उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये चार जो शासक थे, ये लगातार चार शासकों के समय तक मुग़ल साम्राज्य काफ़ी पावरफुल बना रहा और उसके पास काफ़ी आर्थिक संसाधन भी बढ़ते रहे। उसकी सीमाएं काफ़ी फैल चुकी थीं और इधर दक्षिण की तरफ लगातार विस्तार किया, उधर अफ़गानिस्तान की तरफ था। हालांकि बाद में कांधार हार गए ये, मैंने अफ़गानिस्तान बाद में स्वतंत्र हो गया। लेकिन इनका पतन कैसे हुआ? औरंगजेब के बाद तेज़ी से इनका पतन हुआ और बिल्कुल नाम मात्र का ही। वैसे कहने को तो 1857 में जाके मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल पूरी तरह से, इसको कहते हैं, ऑफिशियली ख़त्म हुआ, लेकिन वास्तव में पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इनसे शक्तिशाली मराठा थे और बाकी जो बाहरी शक्तियाँ थीं, अंग्रेज़ थे। लेकिन इसके कारण क्या थे? तो कारण देखते हैं, वीक सक्सेसर्स। औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स थे, जो उत्तराधिकारी आए, वो बहुत ही वीक थे। उनके अंदर योग्यता की बहुत कमी थी। वो हमेशा रास रंग विलास इन चीज़ों में डूबना पसंद करते थे। राजनीति वाले विषयों को ये अपने नोबल मैन के हाथों छोड़ना पसंद करते थे। मतलब जो इनके मंत्री थे, इनके सलाहकार थे, ये कहते थे भाई तुम ही देखो, हमें तो बस मौज मस्ती करनी है। तो एक पहला कारण ये था। दूसरा कारण था कि कोई डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। इस्लाम में कोई इस तरह का लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है कि बड़े भाई को बनाना है या छोटे भाई को बनाना है। तो इसके कारण होता क्या था कि जितने भाई होते थे, जो मेन जो होते थे, जो मेन रानियों के बेटे होते थे, जैसे इनकेस औरंगजेब, उसके 3 और भाई थे, तो ये अपनी अपनी सेनाएं बना लेते थे। अच्छा, उनमें से भी कुछ मिल जाते थे और युद्ध होने लगता था। औरंगजेब के समय में ही बहुत भयानक युद्ध हुआ था। मतलब शाहजहां के बीमार पड़ने पर या शाहजहां के बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी, उस समय शाहजहां मरा नहीं था, लेकिन जो लड़ाई थी तो औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था। तो उसमें मेन जो शाहजहां चाहता था कि जो उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसको बनाए। लेकिन औरंगजेब चूँकि ज़्यादा माइटी था, उसकी आर्मीज़ ज़्यादा पावरफुल थी और एक एक करके उन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, तो ये जितने भी उत्तराधिकारी होते थे। अच्छा, यही हाल औरंगजेब के बाद हुआ। जब औरंगजेब मरा तो बहादुर शाह प्रथम बना और उसने अपने भाइयों को मारा। फिर वो मरा, उसके बेटे इसी तरह लड़ते रहे। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो था राज्य का, वो इसमें चला जाता था। हर बार जब कोई भी इनका शासक मरता था तो फिर वो बच्चे आपस में भयानक युद्ध करते थे, तो इसमें पूरा बर्बाद हो जाता था। लगातार युद्ध हुआ करते थे। अच्छा, तीसरा कारण था कि औरंगजेब की जो रिलीजियस और डेक्कन पॉलिसी थी, वो काफ़ी विवादित रही। तो औरंगजेब के समय में काफ़ी सारे मंदिर तोड़े गए और वहाँ पे मस्जिदें बनाई गई। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, शाही फरमान उस तरह के जारी किए गए। और इससे क्या है कि निश्चित रूप से असंतोष फैला और औरंगजेब ने जजिया कर वापस लागू किया। और अकबर देखिए बुद्धिमान था। अकबर ने देखा कि हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या है, तो जजिया लगाना अच्छी बात नहीं रहेगी, तो अकबर ने जजिया हटा लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो एक कट्टरपन वाली सोच थी वो पीछे हट गई। लेकिन औरंगजेब फिर से वो ले आया और उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। औरंगजेब काफ़ी कट्टर माना जाता है, जहाँ तक कि उसके प्रमाण मिलते हैं, जो उस समय के अभिलेख मिलते हैं। और डेक्कन में वो लगातार युद्ध लड़ता था। जो डेक्कन के छोटे छोटे जो किंगडम थे, जैसे बीजापुर था, गोलकुंडा था, तो ये लगातार इनको लड़ता रहा। अच्छा, इसके पीछे भी उसकी एक रिलीजियस पॉलिसी थी। ये शिया थे, तो वो कट्टर सुन्नी था औरंगजेब, तो वो शिया किंगडम्स को
थ्राइव नहीं करने देना चाहता था, एक ये भी कारण था। और उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक दूसरा कारण था कि वो सोचता था कि हम अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दें। डीजनरेशन ऑफ रूलर्स और नोबल्स, तो ये हमेशा रास रंग में डूबे रहना, विलास और ये सारी चीज़ें था। ठीक है। डिटोरिएशन ऑफ आर्मी, आर्मी का भी चारित्रिक पतन हो गया। देखिए, जिस तरह का शासक होता है उसी तरह की उसकी सेना होती है, उसी तरह का उसका प्रशासन होता है। अगर शासक जो है बहुत एक्टिव है तो उसकी जो सेना और प्रशासन है वो भी बहुत एक्टिव होगा। अगर शासक ही जो है रास रंग में डूबा रहेगा, हमेशा वो तरह तरह के खराब शौक पाल लेगा, उसका चारित्रिक और नैतिक पतन हो जाएगा, तो सेना का भी हो जाएगा। तो सेना अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। एम्पायर बहुत बड़ा औरंगजेब ने कर लिया, वो डेक्कन में उसने जो है बहुत सारे सल्तनत को हराया, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, तो हराता गया और बढ़ाता गया, तो वो टेरिटोरियली बहुत बड़ा हो गया एम्पायर। अब जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस पर कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस देश में। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल इन्वेजन, लगातार विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे। पहले नादिर शाह का जो आक्रमण था 1738 से 1740 के बीच में। अब मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही वीक शासक था उस समय, बहुत, उसका नाम ही रंगीला था क्योंकि वो हमेशा रास रंग, यही सब नाच गाना देखना, इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। और बिल्कुल नादिर शाह की सेनाएं आ गईं, करनाल तक आ गई, बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हुआ। जब एकदम पास आ गई तब युद्ध हुआ और उसमें बुरी तरह हार गया। तो नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा लूटा और बहुत ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया। उसने ये भी नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, जो मतलब सामने पड़ जाता था दिल्ली में उसकी सेनाएं उसको मार देती थीं। पूरे हिंदुस्तानियों से उसको घृणा थी और बहुत बुरी तरह से उसने यहाँ लोगों का संहार किया और बहुत ज़्यादा पैसा लेके चला गया। तो एक मतलब दरिद्रता में झोंक के चला गया नादिर शाह। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली था, वो बार बार आता था और अहमद शाह अब्दाली रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना भी जानता था। तो यही विदेशी आक्रमणकारी जो थे इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया मुग़ल एम्पायर को। इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो रहा था लगातार, जो व्यापार और ये सारी चीज़ें थी ये लगातार घटता जा रहा था और नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। उसके बाद इकोनॉमिक डिक्लाइन और तीव्र हो गया। फिर यूरोपियन आ गए। अब यूरोपियन आए तो उसमें सबसे ख़तरनाक अंग्रेज़ ही थे। तो अब अंग्रेज़ों के वजह से क्या हुआ कि ये ड्यूटीज़ भी नहीं देना चाहते थे। चुंगी जो होता था, टोल टैक्स और जो ड्यूटीज़ थी पहले ये देना नहीं चाहते थे। फिर ये इन्होंने एक फरमान निकलवा लिया जो है 1717 में मुग़ल एम्परर से, कि फ़ारूक सियार था उस समय। फ़ारूक सियार ने कहा कि नहीं ठीक है आप भाई करिए, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करने से और ज़्यादा क्षति हुई। जो लोकल बिजनेसमैन थे बेचारे छोटे छोटे, वो टैक्स देते थे इर्रिस्पेक्टिव कि हिंदू हो या मुसलमान, वो सारे टैक्स देते थे। अंग्रेज़ टैक्स नहीं देते थे और अंग्रेज़ों ने वो पैसा बचा के अपनी बहुत बड़ी आर्मी बना ली, हर जगह फोर्टिफिकेशन कर लिया। तो एक बहुत मूर्खतापूर्ण डिसीजन था फ़ारूक सियार का कि उसने अंग्रेज़ों को इतना पावरफुल बनाया। फिर उसके बाद शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार्स, तो जो ज़मींदार्स थे वो कभी इनका साथ देते थे कभी उनका साथ देते थे, ऐसे करके वो शिफ्ट अपना जो उनकी स्वामी भक्ति थी वो बदलते रहते थे। उसके बाद जागीरदारी क्राइसिस आ गई, क्योंकि जो है फिर नई जागीर देने का रिसोर्स ही नहीं बचा जो मुग़ल साम्राज्य था उसके पास। वो सोचते थे अब नई जागीर हम कहाँ से दें, सारी जागीरें बट गई थीं, पैसे नहीं बचे थे, लैंड अलग से तो ला नहीं सकते हैं, जो पुराने थे वही जमे हुए थे और शासन इतना कमज़ोर था कि उनसे लेके दूसरे को दे नहीं सकता था। तो बहुत बड़ी क्राइसिस थी। और रीजनल एस्पिरेशंस, जो रीजनल स्टेट थे वो देखिए इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे। तो कुछ सक्सेसर स्टेट थे जो खुद मुग़ल एम्पायर के कमज़ोर होने पर उससे टूट कर निकल गए, जैसे हैदराबाद 1724, बंगाल 1717, अवध 1722। ये ऑफिशियली अपने को कहते तो थे कि हम मुग़ल एम्परर को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन जो डी फैक्टो ये अपने आप में खुद ऑटोनॉमस यूनिट्स बन चुके थे, अपने खुद स्वतंत्र हो चुके थे। इसके बाद कुछ राज्य थे जो बिल्कुल स्वतंत्र थे, जैसे मैसूर था, केरल था, राजपूत राज्य थे, और कुछ नए राज्य उभर के आए जो लड़कर उन्होंने अपना हिस्सा लिया। तो मराठा
सिख, जाट और अफ़गान ये शासक अपना लड़कर इन्होंने बनाया। मराठाओं का तो आप जानते हैं, महाराष्ट्र और उसके बाद और काफ़ी एरिया, और सिख पंजाब के आसपास, जाट हरियाणा और पश्चिमी यूपी और राजस्थान का कुछ हिस्सा, और अफ़गान रोहिलखंड जो बरेली और मुरादाबाद के आसपास का हिस्सा, रामपुर के आसपास का हिस्सा। तो इस तरह से इन बहुत सारे कारणों के कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। अगर ये थोड़ी दूरदर्शिता रखते, लोगों को मिला जुला के रखते, तो शायद इनका ये हश्र ना होता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।